अस्सलाम वालेकुम साहब। प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं NA 249 के बाद की जो सूरत हाल है उसको लेकर, और जो सियासी कशीदगी है वही पीडीएम में जो इकट्ठे थे, एक दूसरे के बगैर चलने को तैयार ना थे, एक दूसरे से मुलाकात किए बगैर कहीं कोई भी ऐसा विजिट हो, जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हैं तो मुकम्मल नहीं होता था, वही एक दूसरे पर अब जुमले कह रहे हैं और एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि कराची का जो रिजल्ट आया है, जिसके बाद अब रिकाउंटिंग की बात हो रही है, मरीम नवाज साहिबा की तरफ से रिकाउंटिंग के लिए कहा गया है कि चूंकि चंद 100 का फर्क है और जो हमारे मुस्तरद शुदा वोट हैं, वो जो डिफरेंस आ रहा है, जो लीड आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंडिडेट की, वो मुस्तरद शुदा वोटों से कम है, तो उस पर दोबारा से रिकाउंट होना चाहिए और रिकाउंट करवाने में कोई हर्ज नहीं है। साथ ही हम बात करेंगे असद उमर साहब के उस इंटरव्यू को लेकर के, जिसकी बड़ी अब डिस्कशन हो रही है कि क्या वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब बाकी असेंबलियां तहलील करने का इरादा रखते हैं। इस पर आज के प्रोग्राम में हमें डिस्कशन के लिए ज्वाइन किया है PMLN से अली परवेज मलिक साहब ने। अली परवेज मलिक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है हैदर जमान कुरैशी साहब ने। हैदर जमान कुरैशी साहब, आपके बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो टुनाइट। और PTI से हुक्मरान जमात से हमें ज्वाइन किया आफ्ताब जहांगीर साहब ने। आफ्ताब साहब, सबसे पहले मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करता हूँ, और वो इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये कराची का इलेक्शन था NA 249, और ये सीट जीती हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, फैसल वाडा साहब की, जिनको अब सेनेटर बना दिया गया, और उनको सेनेटर बनाने की इतनी चाहत थी और इतनी कोशिश थी कि वो करते करते आपने अपनी जीती हुई सीट एक गवा दी। कि हुआ क्या कराची में, आप ये अपनी जीती हुई सीट हार कैसे गए? क्या कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ ग्रुप्स में बटी हुई है, ये क्या एक वजह है? या फैसल वाडा साहब ने वो कुर्सी पे बैठ के कूड़े के ढेर के आगे जो एक दफा इलेक्शन कैंपेन में इंटरव्यू दिया था अपना किसी टेलीविजन चैनल पे, उसके बाद दोबारा से उस इलाके का दौरा नहीं किया? या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो वोट मिले थे 2018 के इलेक्शंस में, वो अब तभी मिले थे, अब कोई कहानी नहीं है कराची से, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किस्सा खत्म होने को है? बहुत शुक्रिया अली मुमताज कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया, और मेरे दोनों दोस्तों को मेरा सलाम। देखिए, बात यह है कि इसमें दो तीन चीजें फैक्टर हैं जो जिनकी ऊपर आप निशानदेही भी कर सकते हैं और जिन्होंने अपना असर दिखाया। पहली बात तो ये कि हमारा ये इलेक्शन था NA 249, उसमें इलेक्शन से पहले तक जितनी भी सर्वे आए, अगर आप उन सर्वे को देखें तो वो था सर्वे बिटवीन PTI वर्सेस मुस्लिम लीग नून, और जिसके अंदर अमूमन ये दिखाया जा रहा था कि PTI के कैंडिडेट को जो है थोड़ा सा एज हासिल है, और एक सर्वे के अंदर जो है वो दिखाया गया कि नून लीग के कैंडिडेट को एज हासिल है। लेकिन पीपल्स पार्टी तो किसी चौथे पांचवें नंबर पे भी नहीं थी। एक बात तो ये बड़ी इस पे गौर करने की जरूरत है कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि जनाब जो एकदम रातों रात जो है ये फैसला ऐसा तब्दील हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये भी आई ओपनर है हमारे लिए भी और सबके लिए कि सिर्फ जीतना ही काफी नहीं होता, जीतने के साथ साथ तरक्याती कामों के साथ साथ कैंडिडेट का वहां पर मुंतखब नुमाइंदे का हल्के में होना भी बहुत जरूरी होता है, जिसका फुकदान था फैसल वाडा साहब ने जीतने के बाद। काम तो करवाए वहां पे तरक्याती, लेकिन जो राब्ता रखना चाहिए था अपने लोगों के साथ, उनके दरमियान रहना चाहिए था, उसका फुकदान था। इसने भी कुछ अपना असर दिखाया। और तीसरी बात जो आपने कही कि जो हमारे यहाँ कैंडिडेट के चुनाव के वक्त थोड़ा इख्तलाफ हुआ था, वो भी सामने आया। हालांकि मैंने जिस कैंडिडेट को सपोर्ट किया वो अमजद अफरीदी था, और वो मेरे नज़दीक और अक्सरियत के नज़दीक बहुत बेहतरीन कैंडिडेट था, नौजवान था, बड़ा मेहनती था, वहाँ का मुकामी था, और उसने बड़ी मेहनत भी की है। और तो मैं ये समझता हूँ कि ये तीन चार चीज़ें थी जिसकी वजह से इस इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर असर आया है। लेकिन बहरहाल हमने कोशिश की, हमने एक अपील भी दाखिल की थी इलेक्शन कमीशन के अंदर के रिकाउंटिंग के लिए, लेकिन वो मुस्तरद हो गई। तो जबकि यही अगर कहीं और पे होता है तो ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, अगर कोई कैंडिडेट अपील करता है, दरखास्त देता है कि रिकाउंटिंग की जाए, तो उसको अमूमन मान लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर उसको रिजेक्ट किया गया। और फिर कुछ तस्वीरें ऐसी थी वाली भाई जो कि मीडिया में भी आई, यकीनन आपने भी देखी होंगी, जिसके अंदर एक सूबाई वजीर जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ बैठा हुआ है और वो वहां पर क्या कर रहा है वो पेपरों के साथ। ये सारी चीजें बड़ी मशकूक बनाती हैं इस इलेक्शन को। तो जहां पर जब डस्का के अंदर कुछ जगह पे मशकूकत हुई तो आपकी पूरा नजर में इलेक्शन आफ्ताब जहांगीर साहब, क्या सिर्फ आप रिकाउंटिंग की हद तक जाएंगे? क्योंकि कल के प्रोग्राम में जो आपकी पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे बसरा साहब, उनका ये कहना था कि हम रिजल्ट को एक्सेप्ट करते हैं
और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद देते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हल्के में जीती है। तो आपकी नजर में क्या सिर्फ ये रिकाउंटिंग की हद तक आपका एतराज है, या आप कहते हैं जी मुकम्मल इलेक्शन ही दोबारा होना चाहिए? अच्छा देखें, ये तो जो प्रेसिडेंट सेट किया है वो तो इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी डस्का के अंदर कर दिया है, जो कि नॉर्मली होता नहीं था। वहां पे जहां पे शिकायत आती थी वहीं री पोलिंग होती थी या रिकाउंटिंग होती थी, लेकिन उन्होंने पूरे इलेक्शन को रिकॉल किया। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कहीं पे कोई कमी कोताही है तो फिर तो दोबारा इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि वैसे ही टर्नआउट जो था बहुत ही लो था। तो उसके बाद दूसरा, लेकिन ये कि अगर इलेक्शन कमीशन उसके बावजूद अगर वो ये समझती है और उससे वो करती है तो हम उसके फैसले को मानेंगे, और मैं मंदू खेल साहब को मुबारकबाद भी पेश करूंगा, लेकिन ये कि इसके साथ रिजर्वेशंस के साथ। ठीक है। अली परवेज मलिक साहब, आपकी तरफ आते हैं। मरीम नवाज साहिबा की तरफ से भी एतराजात सामने आ गए हैं, रिकाउंटिंग की बात हुई, नवाज शरीफ साहब ने भी लंदन से अपने एतराजात जो हैं वो रिकॉर्ड करवा दिए। तो क्या सिर्फ रिकाउंटिंग आप चाह रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि पूरा इलेक्शन ही दोबारा से होना चाहिए, और आप समझते हैं कि आपके मैंडेट पे वहां पे डाका मारा गया? रहीम, बहुत शुक्रिया अली मियां, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि फैसल वावड़ा साहब की चाहत के अंदर इन्होंने ये सीट गुमा दी। मेरा नहीं ख्याल ये चाहत के अंदर उनके ये मामला इस हद तक आगे आया है, जिसकी जो आपको री इलेक्शन करवाना पड़ा था, इसकी बुनियादी वजह ये थी कि आप जानते हैं फैसल वावड़ा साहब ने डोरी शहरियत के अंदर जो जाली हल्फनामा जमा करवाया हुआ था, उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन के अंदर प्रोसीडिंग्स कंक्लूड होने जा रही थी। और इमरान खान साहब जो हमें बताते थे कि जी किस तरह से वैल्यूज और एथिक्स की सियासत करनी चाहिए, उनको शील्ड करने के लिए उन्होंने सेनेट के अंदर ले गए और यहां पे सीट को वेकेट करना पड़ा। हालांकि मेरे से बेहतर हैदर जमान कुरैशी साहब जो एक लीगल माइंड भी हैं, लीगल एक्सपर्ट भी हैं, बेहतर बता देंगे कि जी उस जो जाली हल्फनामा है उसके बेसिस के ऊपर तो आज भी उनको सजा मिल सकती है, और वो सेनेट की सीट भी अपनी गवा देंगे इस चक्कर के अंदर, और वो सेनेट की सीट भी पीपल्स पार्टी को जा सकती है अगर हैदर जमान कुरैशी साहब और इनकी पार्टी उस मामले को परसू करें। तो एक ये बुनियादी चीज तो जो मैं आपको कहना चाह रहा था। इसके साथ साथ दूसरा बुनियादी पॉइंट जो मैं आपके नोटिस में लाना चाह रहा था NA 249 पे आने से पहले, कि अली मियां जरा एक मिनट के लिए जरा ये भी सोच लीजिएगा कि जनरल इलेक्शन के अंदर कितनी को धांधली हुई होगी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो इस इलेक्शन के अंदर 5वें 6ठे नंबर के अंदर आ रहा है, उसको इन्होंने जितवाने की कोशिश की और वहां पे शहबाज साहब को जबरदस्ती वो इलेक्शन हरवाया और इनको 500-600 वोट की लीड देके वहां पे इलेक्ट कराया। क्योंकि आज इस इलेक्शन के अंदर जो हमने स्क्रीनशॉट्स देखे वो तो ये थे कि इनका कैंडिडेट जो है वो पोलिंग स्टेशंस के अंदर नहीं जा सकता था, वहां पे लोगों की इस किस्म की नफरत थी, इनके लोग वहां पे पोलिंग कैंप लगाने के लिए मुहैया नहीं थे। इनकी सूरत हाल ऐसी थी कि कितने ही पोलिंग स्टेशन ऐसे निकले हैं जहां पे इनका 0 वोट कास्ट हुआ है इनके फेवर के ऊपर। तो ये एक और चीज है जिसके ऊपर मेरे ख्याल से हमको बहैसियत एक कौम सोचने की जरूरत है। और जो अब NA 249 के ऊपर आते हुए मैं गुजारिश सिर्फ ये करूंगा, पहले तो अल्लाह का बहुत शुक्र है वहां पे 4, 5, 6 बड़ी पार्टीज एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई थी, वहां पे कोई नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ जिस तरह से हमने डस्का के अंदर देखा, वहां पे किसी ना हक जान का ज़िया नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत करम है कि ये अच्छे तरीके से हो गया। देखें, हमारा अब जो क्लेम है वो क्या मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। हमारी नजर के अंदर इस इलेक्शन के अंदर सीरियस इरेगुलरिटीज हुई हैं, और जब कोई कैंडिडेट जिसका मार्जिन ऑफ डिफीट 5% से कम हो तो इलेक्शन एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि जी इट इज हिज लीगल राइट कि वो वोट को रिकाउंट करवा ले। तो हमने वो एक्सरसाइज किया, हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि RO ने उसको डिक्लाइन किया, उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन में हमारी एप्लीकेशन एडमिट हो गई है, और हम उम्मीद रखते हैं कि जो हमारा लीगल राइट है हमें वहां पे दिया जाएगा और इन चीजों की तहकीक होगी। इसके अलावा चंद इरेगुलरिटीज हमारे सामने आई हैं जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाए, वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। देखें, बात इस तरह से है कि 276 पोलिंग स्टेशंस के अंदर अगर टोटल 70-80 हजार वोट कास्ट हुआ है तो इसका मतलब ये हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर तकरीबन 250-300 वोट कास्ट हो रहा था। तो मुझे जो एक बात, या हमारी पार्टी को जो एक बात समझ नहीं आई वो ये है कि 11 बजे
तक ये किस तरह हो सकता है कि प्रिजाइडिंग अफसरान जो हैं वो आरओ के दफ्तर के अंदर मौजूद नहीं थे। मैं किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, हमें पता है कि प्रिजाइडिंग अफसर जो हैं वो किसकी इन्फ्लुएंस में होते हैं, क्या मामला होता है, पर मैं किसी बात को करे बगैर गुजारिश सिर्फ इतनी सी कर रहा हूं कि हमारी पार्टी की तरफ से ये डिमांड है कि इस चीज की तहकीक की जाए कि ये जो भाई जहां पे आपने घंटे घंटे 2-2 घंटे के अंदर वोट काउंट कंप्लीट कर लिया था, वहां पे एक तो फॉर्म 45 क्यों नहीं इशू किया गया, क्योंकि 30 कम से कम ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहां के फॉर्म 45 ही हमारे पास नहीं है। फिर उसके बाद इतने ही पोलिंग स्टेशन है जिसके अंदर प्रिजाइडिंग अफसर ने साइन करे बगैर फॉर्म 45 दे के चला गया है। उसके बाद उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर जो मैसेजेस आरओ के ऑफिस में भेजने थे वो नहीं भेजे। इसके बाद वो 11 बजे तक वहां पे आरओ के दफ्तर के अंदर मौजूद नहीं थे। ये वो सारी चीजें जिससे अननेसेसरी अलार्म रेज होता है। इसके साथ साथ आखिरी बात जो हमने वहां पे आपकी स्क्रीन पे देखी कि प्रिजाइडिंग अफसरों को पैसे भी लोग ऑफर कर रहे थे, तो इन चीजों की तहकीक कर लें। उसके बाद जिसको वहां पे जेन्युइन वोट मिला है वो हमारी तरफ से मुबारक का हकदार होगा और हम उसको वेलकम करेंगे, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल हो या मंदोगेल साहब हो। ठीक है, मेहदी ज़मान कुरैशी साहब, आपने आफ्ताब जहांगीर साहब की भी गुफ्तगू सुन ली। उनकी तरफ से तो सिर्फ यही एतराज है, वो चाहते हैं कि रिकाउंट होना चाहिए, और बाकी एक उन्होंने कहा कि अगर रिकाउंट में भी मंदोखेल साहब लीड में उनके नजर आते हैं तो मुबारकबाद पेश करेंगे। और अली परवेज मलिक साहब ने कुछ इरेगुलरिटीज की बात की है और उनका ये कहना है कि अगर वो तमाम चीजों को क्लैरिफाई कर लिया जाए, और कर भी देना चाहिए, ताकि हर किसी को जो है वो क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन था, कोई यहाँ पर गड़बड़ नहीं हुई है। क्योंकि ये इलेक्शंस को लेकर भी जो लोगों का एतमाद है उसको बहाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों ने अब ये सोचना शुरू कर दिया है कि कोई इसमें सही चीज सामने नहीं आती है, वोट किसी को डालो निकला किसी और का होता है। 2018 में भी ऐसी बातें हुई, 2013 में भी ऐसी बातें हुई जहां पर आपकी पार्टी की तरफ से आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से आरओ इलेक्शन डिक्लेयर किया गया था। तो आप एग्री करते हैं कि ये इन इरेगुलरिटीज को क्लियर करना जरूरी है सब पार्टीज के लिए, और आप इसके हक में हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अली। देखिए, मैं सबसे पहले आफ्ताब जहांगीर साहब ने जो 2-3 बातें की हैं उसकी वजाहत कर देता हूं और आपके सवाल की तरफ भी आता हूं। और अली परवेज साहब ने भी एक जामे अंदाज में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। पहली बात सर ये है कि अगर आपने ओपिनियन पोल्स की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ना है तो फिर आप वाकई व्हाट्सएप ग्रुप्स और ट्विटर और फेसबुक पे इलेक्शन लड़ें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात नहीं है जो सोशल मीडिया की पैदावार है, और ना ही हम उस तरीके से इलेक्शन लड़ते हैं। ठीक है, ओपिनियन पोल सहीफा आसमानी नहीं होता, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अमेरिका के से लेके कहीं तक आप चले जाएं, ओपिनियन पोल्स इज नो बैरोमीटर कि जी जो वो कह रहे हैं वो सही है या जो मीडिया दिखा रहा है। क्योंकि आप लोग एक प्राइमा फेसाए ऑब्जेक्टिव व्यू दे रहे होते हैं, आपको वोटर की पल्स का, वोटर की नीयत का नहीं पता होता, और ना ही ये पता होता है कि इलेक्शन डे से पहले 6 महीने या 2 साल से कौन शख्स हल्के में मौजूद है और काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। एक बात। दूसरी बात यह है कि इमरान इस्माइल साहब जो गवर्नर हैं इनके सिंध में, उन्होंने कल 2-3 मीडिया चैनल्स पर यह वाजे कर दिया है कि हम रिकाउंट तो चाहते हैं, हम री इलेक्शन नहीं चाहते, क्योंकि उनको इस बात का बखूबी अंदाजा है कि अगर री इलेक्शन हो गया तो शायद 6ठे नंबर से भी हम जाएं। क्योंकि जैसे अली परवेज ने कहा है कि 2018 में कराची में इलेक्शन मैनिपुलेट हुआ, और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आफ्ताब जहांगीर साहब, लेकिन इन 14 MNAs को एक दूसरे का नाम भी नहीं आता था जब ये इलेक्ट हुए थे। कुछ इस बात को पता हो कि कौन किस हल्के से है। तीसरी बात ये है सर कि जो कैंडिडेट्स थे, बड़ा अच्छा इलेक्शन हुआ। आपने देखे कि MQM के लोग लड़े, पाकिस्तान सरजमीन पार्टी लड़ी, तहरीक लबैक लड़ी, और PML नवाज के दोस्तों को भी बहुत सारी जमातों की सपोर्ट थी। अकेला PML नवाज का वोट बैंक नहीं था। एक बात। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन और ANP भी बिल्कुल को सपोर्ट करी थी। अगर इन सब के खिलाफ और हुकूमत की जमात के खिलाफ लड़े हैं तो वो हम लड़े हैं। और मंदोखेल साहब वो शख्स हैं जो फैसल वाडा को जिस दिन से वो भोंडे तरीके से जीते थे, झूठ बोल के जीते थे, वो हर जगह फिर रहे थे। मिफ्ता इस्माइल साहब जो अमूमन वहाँ सेठ मिफ्ता इस्माइल साहब के नाम से जाने जाते हैं, ये एक सेठ और मिडिल क्लास का इलेक्शन था। तो सेठ साहब तो DHA में होते थे, वो उस तो हल्के में कभी जाते ही नहीं थे। तो अब ठीक है, उनकी जमात का वोट है, उनकी जमात ने हार्ड वर्क भी किया। तो एक बात तो ये है।
दूसरी बड़ी अहम बात जो है ये, क्योंकि आपके नाजरीन देख रहे हैं इस बात को, मैं इस मिस नोमर की वजाहत कर दूं। ये इलेक्शन एक्ट 2017 में जब नया आया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को रिपील करके, इसमें सेक्शन 95(5) सब सेक्शन है जो कहता है कि रिकाउंट हो सकता है। अब उसमें रिकाउंट जो लिखा हुआ है उसमें उन्होंने 3 कंडीशंस लगाई हैं। पहली कि अगर 5% से कम टोटल पोल्स कास्ट का डिफरेंस हो तो तब रिकाउंट का एक ग्राउंड है, राइट नहीं है। दूसरा ये कि 10,000 से कम मार्जिन विक्ट्री हो, और तीसरा साथ जो बहुत अहम है कि ये रिटर्निंग ऑफिसर का डिस्क्रेशन है कि वो ये देखे कि सारा दिन में क्या क्या होता रहा है। और इसके ऊपर फिर जो वजाहत आ गई है और जो लैंडमार्क जजमेंट आ गई है वो मीर मोहम्मद रहमान हसनी साहब की है, जो सुप्रीम कोर्ट की आई है पिछले साल दिसंबर में। शायद अली ने नहीं देखी, मैं अली को भिजवा दूंगा। उसमें पैरामीटर डिफाइन हो गया है कि जी ये कोई मैंडेटरी नहीं है या राइट नहीं है कि अगर मार्जिन ऑफ विक्ट्री या 10,000 से कम है या जी 700 वोट का है या 500 वोट का है। नो, यू हैव टू सी व्हाट हैज हैपेंड फ्रॉम 7 AM इन द मॉर्निंग फ्रॉम द पोलिंग डे टिल मिडनाइट। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरा दिन बड़े अच्छे तरीके से हम सब दोस्तों के शुक्रगुजार हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के, कि पुरअमन इलेक्शन हुआ, सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उसके बाद 5 बजे के बाद से लेके रात 11 बजे तक और पूरा दिन अली मुमताज साहब, नॉट अ सिंगल एप्लीकेशन बाय एनी पार्टी कैंडिडेट कि यहाँ धांधली हो रही है, यहाँ पे है। डस्का में रोज हर आधे घंटे के बाद आपके सामने मीडिया दिखा रहा था। 11-12 बजे के बाद बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन ये कोई ग्राउंड नहीं है कि जी हम उस वक्त तक जीत रहे थे, अगर आप ना जीत रहे होते तो फिर धांधली नहीं थी। आप जरूर इन्वेस्टिगेट करें अगर आपकी ये राइट है। पहली बात है ये आपकी राइट नहीं है। नाउ एज डिक्लेयर्ड बाय जस्टिस इजाजुल एहसन जजमेंट इन 2020 सुप्रीम कोर्ट, ये रूल हो गया है कि जी मार्जिन ऑफ विक्ट्री और डिफरेंस जो है 10,000 से कम होना राइट नहीं है। तो जरा हमारे पीएमएलएन के दोस्त या दीगर दोस्त पीटीआई के इसको एज ऑफ राइट कहना छोड़ दें। ये डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट है या डिस्क्रेशन ऑफ इलेक्शन कमिशन है। आप 100 बिस्मिल्लाह जाए, ठीक है, लेकिन आप रीपोल करवाना चाहें, आप रीकाउंट करवाना चाहें, और बिस्मिल्लाह करवाना चाहें, लेकिन आज अली मुमताज जो हमें खुशी होनी चाहिए थी, जिस खुशी में थोड़ी सी खटाई पड़ गई कि पाकिस्तान की ऑपोजिशन ने अलग-अलग लड़ते हुए भी पीटीआई को हरा दिया। हम मुत्तहिदा ऑपोजिशन अगर ना भी हों, अगर हम पीडीएम का एक उम्मीदवार ना भी लाएं तो पीटीआई को नविश्ता दीवार दिखा दिया गया है। पाकिस्तान के वोटर्स ने, कराची के वोटर्स ने और 249 के वोटर्स ने बता दिया है कि जब रोटी महंगी करोगे, बिजली महंगी करोगे, एटीएम माफिया पैसे कमाएगी, तुम्हारी काबीना माल बनाएगी और तुम ऑपोजिशन को टारगेट करोगे तो पाकिस्तान के और कराची के अवाम, जिनको तुम कहते हो कि मैं इतने अरबों के पैकेज देता हूं लेकिन कुछ नहीं दिया, उन्होंने आपको नतीजा दे दिया है। पीपल्स पार्टी जीते, नून लीग जीते, तहरीक लबैक जीते, जो मर्जी जीते, पीटीआई नहीं जीतेगी। ब्रेक के बाद पीटीआई नहीं जीतेगी जी। वक्फे के बाद हम वापस लौट के आएंगे, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आफ्ताब जहांगीर साहब आपकी तरफ आते हैं। क्या आपको वाकई लगता है जो भी आखिर में हैदर ज़मान कुरैशी साहब ने कहा कि कोई भी जीत जाए लेकिन अब पीटीआई नहीं जीतने वाली, क्या इतने ही हालात खराब हो गए हैं पीटीआई के लिए? और जो गुज़श्ता ये हमने बाई इलेक्शंस देखे हैं प्रोविंशियल कौमी मिला के तकरीबन 10, इसमें से इस्लामाबाद की थी गालिबन NA45, उसके अलावा कहीं पर आप नहीं जीते। देखिए अली, जहाँ तक अभी तक जो रिजल्ट्स आए उसके मुताबिक तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा ही लगता है, क्योंकि जितने बाई इलेक्शन हुए हैं वो हमने लूज किए हैं सिवाय एक के। लेकिन मैं इसके साथ एक बात कहूँगा कि ये भी देखिए अली भाई, ये भी इतनी दफा ही हुआ है कि किसी भी हुकूमत के दौरान है कि उसकी मुदाखलत ना होना, ये सबसे बड़ी बात है। वरना अमूमन होता ये था कि जिसकी हुकूमत होती थी वही इलेक्शन जीता करता था। लेकिन ये इस बात की सबूत है कि हमने किसी भी इलेक्शन के अंदर कोई मुदाखलत नहीं की। अच्छा, अब ये मसला ये है कि हमारे दस्का के अलावा ये भी तो साथ में कह दीजिए ना आफ्ताब, दस्का के अलावा अली भाई हमने की थी। अच्छा देखिए, बात यह है कि ये अब मसला ये है कि ये हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी परफॉर्मेंस की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने अपनी परफॉर्मेंस, मैं हमेशा से कायल हूँ जमहूरियत का, मैं ये कहता हूँ कि फैसला आवाम को करना चाहिए। 2023 के अंदर अगर हम आवाम के पास जाएंगे, अगर हमारे पास परफॉर्मेंस होगी, हमने उनके लिए कोई बेहतरी के इक़दाम किए होंगे,
तो वो लेकिन यकीनन हमें परफॉर्मेंस तो दोबारा आप कहते हैं, आफ्ताब साहब के है, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं मुझे अपनी 2.5 साल कारकर्दगी पे फख्र है। तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हमें फख्र है, तो दैट मीन्स कि ऑल इज गुड। आप कहते हैं हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही इंशाल्लाह ताला वो 2023 में पता चलेगा। लेकिन जब आप अब 249 की बात करेंगे तो वहां के अंदर अली भाई जो सबसे बड़ा इशू था, वहां पर लोगों का इशू था पानी। पानी, मैं खुद हैरान हूँ कि इशू पानी है और वोट पीपल्स पार्टी को पड़ रहा है, जो कि जिम्मेदार है, क्योंकि हुकूमत, सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की पिछले 12 साल से और 30 साल से हुकूमत कर रही है सूबे के अंदर। लेकिन ये कि जो मसाइल की बात वो आवाम कर रही है, वो तो पानी की बात कर रही थी, वो तो बिजली की बात कर रही थी, वो तो दूसरे इश्यूज की बात कर रही थी। और ये भी साथ साथ कहती थी कि हाँ जी बिल्कुल पीटीआई ने तरक्याती काम शुरू किए जो पिछले 25-30 साल से नहीं हुए। तो लिहाजा ये तो वक्त आने पे पता चलेगा कि हमारे जो कौन से इकदाम हैं जिसकी बुनियाद पर अवाम हमें दोबारा लेकिन आप करेगी। प्राइम मिनिस्टर साहब को अब अपनी गलतियों का एहसास तो हो गया होगा ना, कि फैसल वाडा साहब को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि उनकी नाअहलियत से उनको बचाने के लिए आपने एक सीट गंवा दी। वो शायद सीट तो वैसे भी चली जाती, लेकिन ये कि कम से कम ये तो ना होता जो अभी हुआ है। अच्छा देखें, ये ऊपर की पार्टी के फैसले होते हैं, हम पार्टी के डिसिप्लिन के पाबंद हैं। अगर मुझसे राय ली जाती तो यकीनन मैं अपनी राय देता, और मैं आपको पता है कि अपनी राय आजादाना तौर पे देता हूँ। लेकिन क्योंकि मुझसे पूछा नहीं गया था, लिहाजा पार्टी के फैसले का पाबंद हूँ। उन्होंने जो बेहतर समझा होगा वो किया है, और उसका अब नतीजा भी सामने आ रहा है। मतलब पार्टीज के अंदर जो है डिस्कशन का जो अमल है उसको होना चाहिए, एक दूसरे से मशवरा करना चाहिए, ताकि ये कि फैसला करते वक्त सबका उसके अंदर इनपुट हो। लेकिन क्योंकि फिर भी मैं पार्टी पे डिसिप्लिन का पाबंद हूँ, जो पार्टी का फैसला है वो मुझे कबूल है। ठीक है, लेकिन आपकी नजर में फैसल वाडा साहब को इस तरह से बचाया नहीं जाना चाहिए था, और अगर वो नाअहल होते हैं तो हो जाएं। जिस तरह की अभी अली परवेज मलिक साहब ने भी कहा कि आपकी पार्टी तो एथिक्स की बात करती थी, वैल्यूज की बात करती थी, वही पार्टी जो एथिक्स और वैल्यूज की बात कर रही है, वो अपने एक एमएनए को बचाने के लिए, क्योंकि उसने झूठ बोला, और झूठ बोलने के बाद भी डटे हुए हैं, अभी तक डटे हुए हैं, आपने उनको सेनेटर बना दिया। अच्छा, वो मैंने अली भाई आपको अपने बात क्लियरली बताया कि मैं पार्टी फैसले का पाबंद हूँ। वो यकीनन अगर मुझसे राय ली जाती उस वक्त तो मैं अपनी राय जरूर देता। ठीक, गुफ्तगू की आगे बढ़ाते हुए अली परवेज मलिक साहब, आपने हैदर जमान कुरैशी साहब की राय सुन ली है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का भी हवाला दिया कि जहां पर आप बात करते हैं राइट की, एक तो ये कि वो राइट नहीं है, दूसरा साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है आप इन्वेस्टिगेट करवाना चाहते हैं तो जरूर करवाएं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पूरे दिन में रात को 11 बजे तक कोई ऐसी कंप्लेन नहीं आगे पहुंचाई गई थी, कोई मसला नहीं था, रात को 11 बजे मसाइल शुरू हुए। देखें अली मियां, उससे पहले मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा, आफ्ताब जहांगीर साहब एक निहायत ही ऑनरेबल आदमी है, आप उनको क्यों मुश्किल में डालने की कोशिश कर रहे थे? उन्होंने एक बता तो दिया अपना ओपिनियन, अपना जहन कि जी मैं पार्टी के डिसिप्लिन का पाबंद हूं। हमें ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, उनको इस तरह से मुश्किल में नहीं डालना चाहिए। मेरी आपसे मुदबाना गुजारिश ये होगी कि हाथ हौला रखें। अच्छा, ये मिनिस्टर होते आज ये मिनिस्टर होते अल्लाह 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 इनको, अगर इनकी हुकूमत कायम रहे तो मेरी तो दुआ है कि इनको बिल्कुल मिनिस्टर नहीं, और उससे भी अगर कोई बड़ा ओहदा हो सके इनको मिलना चाहिए, क्योंकि इन जैसे ऑनरेबल लोगों को सियासत के अंदर आगे आना चाहिए, जो अपने जहन की, अपने अवाम की, अपने नुमाइंदगान की, अपने लोगों की बात कर सकें और बगैर किसी डर और खौफ के। अच्छा, अब जो हैदर भाई, मेरे जो दूसरे भाई हैं, बड़े नहायत ही काबिल एहतराम है, वो भी एक दफा फिर, और उनका मेरे से ज्यादा लीगल अंडरस्टैंडिंग भी है, लीगल कॉम्प्रीहेंशन भी है, उन्होंने जो बात की वो बिल्कुल उनकी रीडिंग ऑफ द सिचुएशन होगी। उन्होंने यकीनन चंद सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हुए हैं उनकी तरफ भी इशारा किया, यकीनन इसी तरह होगा। मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा, जिन इरेगुलरिटीज की मैंने बात की, ये भी वो सारी इरेगुलरिटीज हैं जो आपकी कैमरे की स्क्रीनों के ऊपर ही चली ना, जिनसे ये अलार्म रेज हुआ। इसके बाद आज फाफिर ने एक रिपोर्ट भी जारी की है जिसके अंदर ये सारी इरेगुलरिटीज भी लिखी हैं, और इसके अलावा इस हद तक वो गए हैं कि उन्होंने कहा है कि 27 पोलिंग स्टेशनों के अंदर हमें तो एक्सेस ही नहीं दी गई कि हम जाके देख सकते कि वहां पे वोटिंग का मामला किस तरह से चल रहा था। ये सारी चीजें हैं जिसके बाद हम अपना जमहूरी राइट एक्सरसाइज करना चाहते हैं, एजिटेट करना चाहते हैं। आरओ ने चले उसको रद्द कर दिया, हम इलेक्शन कमीशन के पास चले गए, अपनी इस्तदा तो हम पेश कर सकते हैं ना, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। दूसरी बात जो मैं आपसे कर रहा था, देखें आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक बात की, इस इलेक्शन के अंदर रिजेक्टेड नंबर ऑफ वोट्स हैं 730, और जो मार्जिन है ना वो विक्ट्री इज 680।
इतने क्लोज इलेक्शन के अंदर अगर आप सारी पार्टीज को सेटिस्फाई करने के लिए एक दफा तसल्ली के साथ आप सारी चीजों को दोबारा रिव्यू कर लें, और खासतौर पे उस वक्त कि जब आपके 250-250 300 वोट खाली पोलिंग स्टेशन में कास्ट हो रहे हो और उसके बावजूद प्रिजाइडिंग अफसर 6-6 8-8 घंटे के बाद रिजल्ट लेके आरओ के दफ्तर में पहुंच रहे हो, तो इसमें नामुनासिब कौन सी बात है? हमें इन चीजों को देख लेना चाहिए ताकि इस प्रोसेस को हम स्ट्रेंथन कर सकें। इसके साथ जो आफ्ताब जहांगीर साहब के लिए असली जो पैगाम है अली मियां, वो ये है कि देखें कि इनकी जो गवर्नेंस है उससे लोग कितने बदजन हो गए हैं कि आज वो ना सिर्फ इस सिस्टम को रद्द कर रहे हैं। आपने टर्नआउट की शक्ल के अंदर देखा, हमारा अपना जाती अंदाजा था कि 20% ये 15% के करीब होगा, वहां पे 20% है, यकीनन हुआ होगा। पर ऐसे ऐसे पोलिंग स्टेशन भी थे जहां पे आपके सिंगल डिजिट के अंदर वोट कास्ट हुए हैं। तो ये एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए इमरान खान साहब की हुकूमत का, जो हमें मदीना की रियासत बनाना चाहते थे, जो बताते थे कि लोगों की फलाह के लिए यहां पे काम होगा। लोग उस सिस्टम को किस बुरी तरह से रद्द कर रहे हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है जिसकी तरफ कुरैशी साहब ने इशारा किया कि जो माशी तकलीफ पिछले 2.5-3 साल के अंदर इन्होंने की है, जिसके अंदर रोजेदारों की तजलील आपको सस्ते बाजारों के बाहर होती नजर आती है, यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर होती नजर आती है, फार्मेसीज के बाहर खड़ी होती नजर आती है, ये वो सारी चीजें जिसकी वजह से लोग इस सिस्टम को रद्द कर रहे हैं। तो हमें इस सिस्टम को मजबूती किस तरह देनी है, किस तरह से तकवीयत देनी है अपने जमहूरी निजाम को। इमरान खान साहब तो बचा चुके हैं कि वो मोहम्मद बिन सलमान को फॉलो करना चाहते हैं, वो मोहम्मद बिन सलमान वाला सिस्टम बादशाही निजाम यहां पे लेके आना चाहिए, पर वो लाना चाहते हैं, पर हमारे आइन में तो ये नहीं लिखना, हमने तो अपने जमहूरी निजाम को स्ट्रेंथन करना है ना। तो ये जरा रवैयों को एक दफा देख लें। आपका अपने मुखालफीन के ऊपर हीरोइन डाल के जुबानबंदी करना, DGFIA को बुला के सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ तहकीक करवाना, उसके ऊपर इल्जामात लगवाना, मुखालफीन के ऊपर मरियम नवाज साहिबा के ऊपर दहशतगर्दी के केस बनवाने की तरफ आपकी ख्वाहिश करना, मेरे ख्याल से ये हमारी ज़हनी पस्ती की तरफ इशारा करती हैं, और हमें इन रवैयों को ठीक करने की जरूरत है। और क्योंकि हम अब इमरान खान का जो रवैया 2.5-3 साल में देख चुके हैं, हमें तो उनसे तो कोई उम्मीद नहीं है, तो हमें मेरे ख्याल से इस सिस्टम को इन जैसे लोगों से क्लेंज करने की जरूरत है। तो उसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द इनसे हम छुटकारा भी हासिल कर लेंगे। ठीक, हैरतमान गोई साहब, आपने अली परवेज मलिक साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया कि जो रिजेक्टेड वोट्स हैं, खासतौर पे जिसका मैंने हवाला भी दिया था कि मरियम नवाज साहिबा ने भी यही बात की है कि जो रिजेक्टेड वोट्स हैं वो थोड़े से मतलब ज्यादा हैं, और जो फर्क है जितने लीड से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट मंदोखेल साहब जीते हैं, वो फर्क जो है वो 680 का है, रिजेक्टेड वोट 700 कुछ हैं। तो अगर वहां पर रिकाउंट हो जाए तो उससे जरा क्लियर हो जाएगा, मामला वाजे हो जाएगा। और साथ में जरा ये भी वाजे कीजिएगा कि एक और सवाल भी बड़ा उठाया जा रहा है कि 13 साल कारकर्दगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की देखकर लोगों ने रिजेक्ट किया NA 249 में, जब 2018 में इंतखाबात हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। 2.5 साल कारकर्दगी PTI की देख के PTI को रिजेक्ट किया गया, और रिजेक्ट करके दोबारा से उस पार्टी का चुनाव हुआ जो 13 साल से जिसने उस हल्के में कुछ नहीं किया था। तो ये भी बात लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। अली, आपका बड़ा अच्छा सवाल है, और अगर आप मुझे मौका देंगे, ये आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव आस्क्ड मी दैट क्वेश्चन, बट 2 शॉर्ट कमेंट्स। जो मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के 1-2 फैसलों का बताया और जो लेटेस्ट जजमेंट का बताया, हजूरे वाला, वहाँ डिफरेंस ऑफ वोट्स जो है ना वो 200 वोट से भी कम था, और पोल्ड वोट्स 1 लाख से भी ज्यादा थे। तो ये जो है ना कि मैं इतने नैरो मार्जिन से हार गया और ये तिस्मगी, ये जरूर पूरी कर लें। मैं तो नहीं अपोज कर रहा, हम बिल्कुल अपोज नहीं करेंगे। आप इससे कम क्या वोट हो सकते हैं कि गिलानी साहब के 7 वोट रिजेक्ट कर दिए गए, अगर वो ना किए जाते तो हम 1 वोट से जीत जाते। इससे भी कम हो सकता है मार्जिन, लेकिन हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं दी रिलीफ, हम उसकी अपील में गए। ये बिल्कुल अपने लीगल रेमेडीज करें, 100 बिस्मिल्लाह करें, लेकिन एक चीज पे मत आए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पॉलिटिकल प्रोसेस में हमारे खिलाफ धांधली हुई जरूर है, हमने कभी धांधली नहीं की। हम प्रोसेस से जाते हैं। आपने इलेक्शन जीता होगा, आप प्रोसेस में जाएं। अगर आपको इस मुल्क की अदालतें, इलेक्शन कमीशन रीकाउंट देती हैं, रीपोल देती हैं, 100 बिस्मिल्लाह, हम फिर तैयार हैं। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, पार्टी का कारकुन हूं, और मैं आपको बता रहा हूं कि हम हैंड्स ऑन दोबारा इंशाल्लाह जीतेंगे। और जो लोग रीपोल और रीकाउंट मांग रहे हैं उनको इतने वोट भी नहीं मिलेंगे, ये भी याद रखिएगा। दूसरी बात, देखिए, कराची के अंदर 10 साल से MQM की हुकूमत रही है, मुख्तलिफ अदवार में। उसमें पानी के इश्यूज, लोकल गवर्नमेंट के इश्यूज, मेजॉरिटी कंट्रोल MQM का रहा है।
और उन लोगों के बाद पीपल्स पार्टी को बहुत कम टाइम मिला जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, अब हम वहां काम कर रहे हैं पिछले 2-2.5 साल में। और जो 2018 का इलेक्शन है, आप ये भूल रहे हैं कि उससे पहले 2008 में पीपल्स पार्टी यहां से एमएनए भी जीता हुआ था, एमपीए भी जीता हुआ था। लोग कारकर्दगी देखते हैं, लोग नाराजगी का इजहार करते हैं, आपको डी इलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद लोग अगले शख्स की कारकर्दगी देखते हैं, अगर उनको पसंद नहीं आती तो वो उसको डी इलेक्ट कर देंगे। अगर आज कादिर मंदोखेल जो है, उनको 1 साल 2 साल अगर मौका मिलता है, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो 2023 में ये जब भी इलेक्शन होता है वो डी इलेक्ट कर देंगे। लेकिन आप देखिए ना कि नून लीग की कराची में, क्या पूरे सिंध में भी शायद कोई सीट नहीं है सूबाई कौमी असेंबली की। इसका ये मतलब तो नहीं है कि नून लीग के चाहने वाले नहीं है। हमारा सिस्टम ये है कि जो मेजॉरिटी होता है, जो गोल पोस्ट क्रॉस करता है, वो जीतता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि किसी भी जमात की पॉपुलैरिटी नहीं है या वो सफाई हस्ती से खत्म हो गई है। और वोटर जो होता है अली, वो पानी की तरह होता है, वो एक ग्लास में कभी पूरा आ जाएगा, कभी आधा निकल जाएगा, वो किसी का पाबंद नहीं होता। वो कारकर्दगी भी देखता है, वो मायूस भी होता है, वो डसा हुआ भी होता है, वो झूठे वादों पे जो है एतबार कर कर डसा जाता है, जैसे अब डसा गया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में ये तीसरी कौमी असेंबली की सीट है जो 2018 के इलेक्शन के बाद जीती। इससे पहले हमने मलीर जीता, इससे पहले हमने PS 114 जीता। तो हमें जो कहा जाता है कि हम देही सिंध की एक छोटी जमात है, तो खुदारा आपके लिए ये आई ओपनर है। हमें कराची में काम करने का या फ्री इलेक्शन का मौका ही कब मिला है? और आज आपने, आप जब MQM के 2 हिस्से देखे, आपने TLP को अलहदा देखा, आपने PML नवाज को, बड़ी अच्छी बात है ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये कराची में आए, स्टेक होल्डर बने। लेकिन ये कह देना कि धांधली हुई है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर कोई कोताही हुई है, मैं आपके प्रोग्राम में बिल्कुल इनको ऑफर देता हूं, ये रीपोल करवा लें, ये रिकाउंट करवा लें, ये इलेक्शन। हम तो इनको कह रहे थे कि इलेक्शन, और जो लेस पोलिंग की बजाय, ये भी मैं आपको बता दूं, एक्सेसिव हीट वेव इन कराची, कोरोना, SOPs, लोग डरे हुए थे, इस वजह से भी पोलिंग रेशियो कम हुआ है। और रमजान, ये तीनों फैक्टर कोई कंसिडर ही नहीं कर रहा। और जनरल इलेक्शन में यहाँ 30%, 36% वोट पड़ा है इस हल्के में। तो इतना तो बाई इलेक्शनों में वैसे ही इंटरेस्ट नहीं होता अगर ये फैक्टर्स भी ना हो। तो खुदारा, अगर फेयर इलेक्शन हुआ है, हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और PTI के लिए लम्हा फिक्री होना चाहिए। जैसे आपने कहा है कि पाकिस्तान के किसी, अभी पंजाब में एक और अली को पता है बाई इलेक्शन होने जा रहा है, आप देख लीजिएगा कारकर्दगी। तो जो PTI की कारकर्दगी है, उनके लिए ये एक लम्हा फिक्री है। बाकी वी आर ओपन, आप कल इलेक्शन करवा लें, आप दोबारा इलेक्शन करवा लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शनों से कभी फरार नहीं मारती, ना हम असेंबलियों से फरार चाहते हैं। मिफ्ता साहब तो अच्छे खुशकिस्मत आदमी है कि MNA बनने के बाद हो सकता है इनकी जमात इनको कहती कि अगले हफ्ते इस्तीफा दें, क्योंकि ये तो इस्तीफे देना चाहते हैं। हम तो नहीं इस्तीफे देना चाहते, हम तो पार्लियामेंट के जरिए जंग लड़ना चाहते हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन या फैसला करेगी, we will be there. जी, राइट, we've got to take a break over here जी। ब्रेक के बाद वापस लौट के आएंगे तो we'll continue with the discussion। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं शामिल डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए NA 249 की बात हुई, लेकिन साथ साथ जो असद उमर साहब का दिया गया इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कहा है कि वो असेंबलियां तोड़ सकते हैं और इक़्तिदार से चिमटने वाले नहीं हैं। तो आफ्ताब जहांगीर साहब, क्या इमरान खान साहब ऐसा इरादा रखते हैं कि ऐसा इरादा सिर्फ बातों की हद तक है, वो इक़्तिदार छोड़ने वालों में से नहीं है? और इसलिए छोड़ने वालों में से नहीं है क्योंकि उनको पता है कि कितनी कोशिशों और जद्दोजहद के बाद जाकर उनको इक़्तिदार मिला है। 22 साल उन्होंने कोशिश की, अब जाकर उनकी पार्टी की सिल्वर जुबली हुई है स्ट्रगल की। तो इतने स्ट्रगल के बाद उनको इक़्तिदार मिला है, तो वो किसी के कहने पर ना तो इस्तीफा देंगे और ना ही असेंबलियों को तहलील करेंगे। अच्छा, जहां तक अली भाई मैं इमरान खान को जानता हूं, उसके नजदीक ये कोई चीज इतनी अहमियत नहीं। अगर उसने कोई फैसला कर लेना है तो वो ये नहीं देखेगा कि मैंने 22 साल की जद्दोजहद के बाद हासिल किया तो मैं इसके साथ चिपटा रहा हूँ। अगर वो समझेंगे कि मैं जो अचीव करना चाहता हूँ वो नहीं कर पा रहा, तो वो 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। ये मेरी अपनी जाती राय है, मैं इसको बिल्कुल 2.5 सालों में लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। 2.5 सालों में लोगं को सिर्फ परेशानी दी है, लोगों को सिर्फ दुख दिया है। अब जाकर आपको मकानात का झांसा दे रहे हैं, अब आप कभी गाड़ियां दे रहे हैं, कभी वर्कशॉप खोल रहे हैं, कभी आप उनके लिए लंगर खाने खोल रहे हैं। तो क्या ये आपकी कारकर्दगी है? ये 2.5 साल कारकर्दगी ऐसी है कि इमरान खान साहब जितनी बातें करके आए हैं, कुछ कारकर्दगी भी कहते हैं कि मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ और मैं जा रहा हूँ।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी कारकर्दगी है। हमने बहुत सारे काम किए हैं, जो वक्त आने पे आपको पता चलेगा। ऑनलाइन पाइपलाइन में भी है। हमने हेल्थ कार्ड को इंट्रोड्यूस कराया, पूरा केपीके के अंदर हेल्थ कार्ड है। इस साल के आखिर तक पंजाब के अंदर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, जिससे 10 लाख रुपए तक का रिलीफ मिलेगा। एहसास प्रोग्राम है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, बेशुमार काम है जो कि लोगों के बेनिफिट के लिए है। और इनकी एक सिर्फ महंगाई है, उसको हमने काबू पाना है। बाकी इंशाल्लाह हमारी परफॉर्मेंस बेहतरीन है। हमने कराची के अंदर तरक्याती काम किए हैं, लोग हमसे खुश हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अली भाई, मैं आपको पता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, रमजान का महीना है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। आप मेरे हल्के में आए, लोग से पूछे कि आप आफ्ताब भाई को जानते हैं? मैं पहले वहां नहीं था, वो मेरा हल्का नहीं था, लेकिन आज आपको बच्चा बच्चा कहेगा कि जी आफ्ताब जहांगीर को हम जानते हैं, इसलिए कि मैं वहां पर रहता हूं। मैंने लोगों को डिलीवर किया, मैं लोगों के साथ बैठा हूं उनकी खुशी गमी में। एक शिकायत जरूर है, वो महंगाई की है। इंशाल्लाह उस पर हम पूरा काबू पाएंगे और 2023 के इलेक्शन में हम आपको वो सरप्राइज देंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। कैसे करेंगे? मजीद आप वजीर खजाना तब्दील करेंगे? कितने चेहरे तब्दील करेंगे कि तब्दील करते आपको करके दिखाएंगे। ये जरूर है, यकीनन कुछ अल्लाह मियां की तरफ से होती है हमें होशियार करने के लिए भी, कि अपनी कुछ थोड़ी बहुत कोताहियां हैं उन पर काबू पाएं। ये इलेक्शन 249 भी हमारे लिए आई ओपनर है, हमने इससे बहुत कुछ सीखा है और इंशाल्लाह हम आगे चल के इससे बहुत बेहतर रिजल्ट लेकर आएंगे। जी अली परवेज मलिक साहब, असेंबलियां तहलील भी कर सकते हैं। असद उमर साहब के मुताबिक वो इक़्तिदार से चिमटने वाले नहीं हैं। देखिए अली मियां, मुझे तो ये गीदर भक्तियां नजर आती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं नजर आता। इमरान खान साहब एक आज़ादाना माहौल के अंदर ना सिर्फ नेशनल असेंबली के अंदर जो अपनी मेजॉरिटी है वो खो चुके हैं। आपने यूसुफ रजा गिलानी साहब का जब इलेक्शन हुआ आज़ादाना माहौल के अंदर, जब उन्होंने अपने मेंबरान के सर के ऊपर बंदूक नहीं रखी हुई थी, तो आपने उसका भी रिजल्ट देख लिया। इसके बाद जो बिल्कुल आफ्ताब जहांगीर साहब ने सही कहा, पिछले जो 10 बाई इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर से माशाल्लाह 9 बाई इलेक्शन ये हार चुके हैं, जो चारों सूबों के अंदर पाकिस्तान के हुए हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि जो आखिरी बाई इलेक्शन हुए उसके अंदर माशाल्लाह जमानत भी अपनी जब्त करवा चुके हुए हैं। और उसके बाद इक्तदार का इनको कितनी चाहत है, ये तो मेरे ख्याल से आपको इस चीज से भी अयां हो जानी चाहिए कि जो जिनको ये पंजाब का डाकू कहते थे, जब उनकी जरूरत पड़ी तो उनके घर के बाहर जाके खड़े हो गए। उसके बाद एमक्यूएम के बारे में ये क्या कहते थे, उनका इत्तेहाद बना लिया। जमादार इन्होंने किसको नहीं लगाना था, उसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया। इसके बाद आगे निकले। देखें, अब मैं चले आगे वाली बात पे आ जाते हैं। अगर अली मियां इनको इक्तदार की हवस ना होती ना, तो जहांगीर तरीन साहब ने जो इनके मुताबिक खुद 100 अरब की डाका डाला है अवाम की जेबों के ऊपर, उसको एटीएम देने के लिए सिर्फ इसलिए कि उसके पास 11 एमएनए और 22 एमपीए खड़े हैं और आगे बजट आने जा रहा है, तो ये उसको एनआरओ ना देते डॉक्टर रिजवान को इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज से हटा के। ये तो आज की बात है जिसके ऊपर आपको अमल होता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं गुजारिश ये करूंगा हाथ जोड़ के आफ्ताब जहांगीर साहब को कि ये एक इज्जतदार खुददार आदमी है, मैं इनकी तहे दिल से इज्जत करता हूं। ये गलत को गलत कहें और नाजायज को नाजायज कहें, और ये जो जहांगीर तरीन का मामला है ये अभी गुजरा है, बच्चे बच्चे के सामने है। और दूसरी बात, इन्होंने अपनी अचीवमेंट्स के अंदर से जो एक अचीवमेंट बताई वो ये है कि हम हेल्थ कार्ड देने जा रहे हैं। अली मियां अपनी वीडियो आर्काइव्स के अंदर जाएं, नवाज शरीफ साहब के आखिरी साल के अंदर सायरा अफजल हेल्थ मिनिस्टर, क्या ये स्कीम वो लॉन्च करके गए थे कि नहीं करके गए थे? आप अपने दिल पे हाथ रख के मुझे जवाब दे दीजिएगा। इन्होंने जो सिर्फ किया है वो ये कि उसको छिछोरे अंदाज के अंदर उस हेल्थ कार्ड के ऊपर अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे के रंग कर दिए, इसके अलावा इन्होंने और कुछ नहीं किया। बाकी हर जगह तकलीफ, तजलील और इनकी जो नालायकी है वो हमें मुंह चढ़ा रही है, जिसका नतीजा इनको रिजल्टों के अंदर नजर आ रहा है। हैदर जमान कुरैशी साहब की तरफ जाने से पहले जरा क्विकली ये बता दें कि वो BISP का आजकल क्या नाम है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का? BISP है या कुछ और ही है? नहीं, वो उसी के नाम से, लेकिन उसके अंदर हमारा एक एहसास प्रोग्राम है। अच्छा, उसमें एहसास हो गया। ठीक है, हैदर जमान कुरैशी साहब, असेंबलियों को तहरीक करने वाले, बयान करके इक़्तिदार से चिमटने वाले नहीं, आपको क्या राय है? पता है बेनजीर कोर्ट में 17 ग्रेड से लेकर 22 ग्रेड लोगों को नवाजा जा रहा था, ये भी आपके सामने होना चाहिए। अली भाई कभी प्रोग्राम जी जरूर, और मकसद के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो था वो एक जो नाम इस्तेमाल करके उसको लोगों को खरीदने का एक जरिया था। हमने एहसास प्रोग्राम के नाम से काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम लोगों को बड़ा दे रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज ने भी चलाया।
आप उनका हौसला अच्छा, बात देखिए, सुनिए। उनके भी कंपेटिटर्स हैं, ऑपोजिशन है उनकी। उन्होंने 5 साल बीआईएसपी को बीआईएसपी ही चलाया। मियां जी नवाज हैदरजमान शरीफ गोई साहब साहब। का हम भी ज़र्फ वही देखें। चला रहे हैं, हम भी वही चला रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमने मेरी अटैच बात- किए हैं और प्रोग्राम जिसको एहसास प्रोग्राम कहते हैं। जरा हैदरजमान गोई साहब जी। सर 2 बातें 3 वाजे कर दूं आफ्ताब जहांगीर साहब को कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम ये नहीं चेंज कर सकते। पिछली गवर्नमेंट ने भी कोशिश की थी, वो नहीं कर सकते। उसकी मैं आपको एक बुनियादी वजह बता देता हूँ। इट्स अ जॉइंट फंडेड प्रोग्राम बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, जिसमें यूरोपियन यूनियन है, बहुत सारे इदारे हैं, और जितना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें पैसा डालती है ट्रांसपेरेंसी की बुनियाद पे, उतना ही पैसा फॉरेन फंडिंग का होता है। तो ये जो बातें कर रहे हैं ना, और इन्होंने उठा के खातून बिठा दी हैं, जाहिर है वो उनका किसी सूरत में कोई ना कोई सिफारशी था, डॉक्टर साहिबा हैं वो, तो वो अपने प्रोग्राम ला रही हैं, और ऊपर से उन्होंने एक एहसास की अम्ब्रेला बना दी है, नीचे बीआईएसपी प्रोग्राम है। अगर कई चीज गलत हुई है तो ये 10 साल ना चलता है। इसमें सबसे पहले वर्ल्ड बैंक और डिफेड और जो इसमें शिराकतदार है और यूरोपियन यूनियन, वो सबसे पहले इतराज लगाते। उन्होंने नहीं लगाया, इन्होंने लगा दिया। दूसरी बात, इन्होंने हेल्थ कार्ड की। ये कहाँ रहते हैं? सिंध के अंदर 100% कवरेज है, कोई 5 लाख 2 लाख की नहीं है। आप NIVCD में चले जाएं, सिंध यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट में चले जाएं, किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, 100% कवरेज है। और ये बात भी दुरुस्त है कि सायरा अफजल तारड़ साहिबा ने हेल्थ कार्ड शुरू किया था। लेकिन मैं आपका जो सवाल आपने अली से किया था और जो आफ्ताब जहांगीर साहब से किया था, उसको मैं जरूर टच करना चाहूंगा फॉर द बेनिफिट ऑफ योर नाजरीन। पाकिस्तान के आइन में, और इस पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हैं, कि एक वजीर आजम जब मैंडेट ऑफ द हाउस लूज कर जाता है तो ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पर लाजिम है कि फिर वो ऐवान में दावत दे कि कोई और पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करे। ये नहीं हो सकता कि क्योंकि वो बदनीयत था, नालायक था, निकम्मा था, जाहिल था, फेल हो गया, इंतकामी कार्रवाइयां करता रहा, इलेक्शंस हार गया, गुस्से में आ गया, मुझे समझ नहीं आई, घबरा गया, सबसे बढ़ के घबरा गया, तो वो असेंबली तहलील कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने और हमारे मुल्क में और मुल्कों में फैसले मौजूद हैं कि बदनीति की बुनियाद पर तहलील की हुई असेंबली, अव्वल तो ये कर नहीं सकता, इसमें इतनी जुर्रत नहीं है। जो इंसान अपने मर्जी से काबीना ना तश्कील दे सके, जो इंसान अपनी मर्जी से फाइनेंस मिनिस्ट्री ना चला सके, जो इंसान अपनी मर्जी से फॉरेन मिनिस्ट्री ना चला सके, वो ये नहीं कर सकता। और अगर इन्होंने प्रोग्राम को अब वाइंड अप करने, सुने एक प्लीज, एक बात करने दें, अगर है तो कुरैशी साहब को जरा बात मुकम्मल करने दीजिए, प्रोग्राम को वाइंड अप करने दीजिए। जी कुरैशी साहब, अगर इमरान खान साहब समझते हैं कि वो फेड अप हो गए, तो इसका मतलब ये था कि असेंबली ने उन पर एतमाद किया था, वहां के उनके लोगों ने उन पर एतमाद किया था। समझते हैं कि ये बहुत काम कर रहे हैं अपने हल्के में, तो ये खुद इस्तीफा देकर दोबारा इलेक्शन लड़ लें, इनको पता चल जाएगा ये कितने मकबूल है और इनकी जमात कितनी मकबूल है। लेकिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी। इसके साथ ही तमाम मेहमानों से शुक्रिया अदा करते ही मुझे इल्म मुमताज को इस प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह के बाद।